संविधान दिवस है। संविधान दिवस को हम क्यों मनाते हैं और संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इस विषय पे हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निर्माता और निर्मात्री सभा के लोगों ने इस संविधान का एक मसौदा तैयार करके भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष और लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। इसलिए इस दिवस को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले यह एक कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम फैसला लेते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तब से कानून दिवस को परिवर्तित करके भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प और आदेश भारत सरकार ने जारी किया है। उसके बाद से यह सतत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए कुछ विषयों पे बात करते हैं। संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब भारत आज़ाद हो चुका था, अंग्रेजों की दासता से भारत पूरी तरह से विलुप्त आगे बढ़ चुका था, उस समय कुछ लोगों ने, जो समाज के जागरूक लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वह संविधान के निर्माण की बात सोचने लगे और उन्होंने सोचा था कि संविधान हमारा ऐसा बने उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई जातीय असंतुलन ना हो, उसमें किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद की बातें ना हो, कहीं से किसी प्रकार का भेदभाव को रोकने के लिए संविधान को तैयार किया। और उसमें एक बड़ी मजेदार ध्यान देने वाली बात हुई। सबसे पहले हम आते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना महज 15 से 20 लाइनों के बीच में वह लिखित है। प्रस्तावना का अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी भी देश को घूमने जाते हैं या किसी भी विषय को जानने की चेष्टा रखते हैं, तो उसके सारांश को समझ लेने मात्र से हम बहुत सी चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर भारत के संविधान का अध्ययन कोई विदेशी करना चाहता है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना जो महज 15 से 20 लाइनों में उल्लेखित है, अगर उसको समझ लेगा तो वो भारतीय संविधान की जो खूबसूरती है, उसकी विशेषता है या उसका संपूर्ण सार है, उसके बारे में आसानी से समझ सकता है। जैसे इस प्रस्तावना में कुछ शब्द अलग से जोड़े गए जो 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा फिरोज गांधी ने एक फैसला लिया कि 3 शब्द अलग से जोड़े जाएं। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्षता और तीसरा शब्द अखंडता था। संविधान संशोधन करके, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए जो भारत की संविधान को और भी सारगर्भित, और भी संवैधानिक और भी मजबूत प्रदान करता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी खूबसूरती विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी संवैधानिक देश हैं, सब आश्चर्यचकित रहते हैं कि महज 15 से 20 लाइनों में पूरे संविधान, जो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे बहुचर्चित संविधान है, उसको जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने 15 से 20 लाइनों में इतना खूबसूरती से परोसा है, प्रेजेंट किया है, जो विश्व के लिए एक दर्शन का केंद्र है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय हमारा देश ईस्ट इंडिया यानी कि अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों से तोड़कर आगे बढ़ा था। तो जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा थी, बहुत कुछ सोची कि संविधान में कुछ ऐसा हम कमी ना कर दें जिसके चलते फिर से वो ब्रिटिशर या कोई अन्य आक्रांता हमारे देश पर आकर हमला करे और हमारे देश का शासक बन सके। ऐसे में हर एक कदम को फूंक फूंक कर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते समय इस बातों का ख्याल रखा। पहला शब्द आता है लोक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसका आशय आपको बता दूं कि जब कोई भी इन्वेस्टर
या कोई भी व्यक्ति निवेशक भारत के अंदर निवेश करने के उद्देश्य से यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से आता है तो स्पष्ट गाइडलाइन उसमें दे दी गई कि निवेश तो आप कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं देश के भीतर, लेकिन शासक नहीं बन सकते हैं। गणराज्य का स्पष्ट दुनिया जानती है। गणराज्य का साफ साफ अर्थ ये होता है कि अब हम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो गए, पूरी तरह से गणराज्यित हो गए, कि अब हमारा एक संविधान है और संविधान के अनुसार हम शासित होंगे और संविधान के मानवीय मूल्यों को अंगीकृत करते हुए उसके दिए गए दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। उसके आगे 1976 में इंदिरा फिरोज गांधी की सरकार ने 3-4 शब्द अलग से जोड़े जो संविधान को संशोधन करके किया गया। पहला आता है समाजवादी। तो हमारा देश कोई यूरोपियन कंट्री नहीं था, हमारे वहाँ पहले से ही समाजवादी प्रथा लागू थी, कहीं भी ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। फिर भी सरकार को ये लगा कि ये शब्द जरूरी है तो इसलिए ऐड कर लिया गया। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। मैं यहाँ बता दूं, मेरी बातें काफ़ी लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहना उचित है और सही भी है। जब हमारा देश मुगलों से लड़ रहा, अंग्रेजों से लड़ रहा था, दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तमाम ऐसे लोग जो अपने जानों की बाजी लगाकर कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराए, उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस धर्म के उपासक हों, सभी धर्म के उपासकों के लड़ाकों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। यह नहीं देखा कि हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं, यहूदी हैं। उन्होंने भारत माँ की जय के लिए, भारत माँ का वैभव अमर रहे, अंग्रेज वापस जाओ के नारे के साथ भारत को आजाद कराया। तो उस समय जब धर्मनिरपेक्ष हमारा देश था तो फिर संविधान में संशोधन करके एक नया शब्द जो धर्मनिरपेक्षता जोड़ने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। हो सकता है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुछ अहम सोचा हो, उसको जोड़ा हो, उस विषय पे नहीं जाते, लेकिन वह मेरा व्यक्तिगत मत था कि जब हमारा देश पहले से ही सेकुलर है, हमारा देश पहले से ही धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ बैठकर सब उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, सारी विधाओं में एक साथ शामिल होते हैं, तो एक नया शब्द जोड़ने का क्या मतलब आ जाता है। उसके बाद एक नया शब्द आता है अखंडता। इस विषय पे मैं आऊं, जब हमारा देश इंडिया और पाकिस्तान जब एक था, बांग्लादेश एक था, तो भारत देश हमारा अखंड था, उसके साथ अन्य पड़ोसी मुल्क भी भारत में थे। तो समय समय के साथ हमारे देश के शासकों ने, हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने शायद ये समझा होगा कि उन देशों को अलग किया जा सकता है, चाहे वो अपनी भाषा के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर या वहाँ के रहन सहन के हिसाब से। तो फिर उन दो देशों को अलग करके भारत को अखंड बनाने का जो सपना था वो अधूरा रहा। शायद 1976 के बाद से वह अखंडता का शब्द, वह दंश आज भी भारत झेल रहा है। शायद वह संपूर्ण विश्व के में जो हमारे देश से अलग देश हुए, वह देश आज भारत में शामिल होते तो हिंदुस्तान, इसमें कहीं संदेह नहीं है, अमेरिका और तमाम ऐसे विकसित राष्ट्र जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्र समझते हैं, भारत उनसे भी ऊपर होता है। प्रस्तावना है जो उद्देशिका है, आइए हम सब प्रण लें कि इस प्रस्तावना को अंगीकार करते हुए कुछ बातें कहें। हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा संघ में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में सभा में आज तारीख 26/11/2049 को मित्र माघ शुक्ला संवत 2006 विक्रमी को एकक द्वारा इसे अंगीकृत
आत्म अर्पित करते हैं।